एक आयुर्वेद और जैन आयुर्वेद में एक बेसिकली एक अंतर था शराब का और मांस का, जो कि जैन आयुर्वेद इस चीज़ों को यूज़ नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा था तो आयुर्वेद में मांस का और शराब का यूज़ करना बताया गया है। आयुर्वेद आर्ट ऑफ लाइफ है ना, जीवन जीने की कला उसमें बताई। तो उसमें दोनों चीज बताई। उसमें पहले तो आपको सिद्धांत बताया कैसे जीना, लाइफ स्टाइल बताई, फिर इलाज बताया। तो जहाँ सामान्य नियम बताया एक सामान्य आदमी के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कह दिया कि मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, उसको कह दिया, मना कर दिया। लेकिन जब वो चिकित्सा बता रहे हैं, इलाज जब बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर जब उसको कोई बीमारी हुई है वहां पर उन्होंने उसको देना बताया ट्रीटमेंट। आयुर्वेद प्योर वेजिटेरियन, हाँ, प्योर वेजिटेरियन है। उसमें कुछ दवाओं के साथ केवल कंडीशनल परमिशन दी गई है मांस खाने की। जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ, वहां पर उन्होंने बकायदा तरीके से बताया कि किसका मांस लेना है, किस जानवर या जंतु या पक्षी का मांस ये तक बताया। आयुर्वेद और एलोपैथिक, आयुर्वेद काफ़ी पीछे रह गया जबकि पुराना था हमारा। एलोपैथिक इतना तेज़ी से आगे बढ़ गया और इतना इन्वेस्टमेंट, जहाँ देखो मैं एक इसमें आपको जोड़ूंगा, बीमारियां तो सारी आपको लाइफ स्टाइल और डाइट से रही है। आप 100 लोगों का स्कैन करेंगे ना, कुछ ना कुछ छुपा हुआ मिल जाएगा इसमें। जब तक उसको पता नहीं होता आदमी नॉर्मल जी रहा होता। कई आयुर्वेद में इलाज संभव है कैंसर का? बिल्कुल संभव है। हर चीज कंडीशनल है। कई बार क्या होता है, पेशेंट पहले सब जगह ट्राई कर के लास्ट में ही आता है, तो उस समय फिर आपके पास बहुत कम चांसेस बचते हैं। एक जो ये मैं आप पूछ रहा था, ये जो बंजारा लोग होते हैं, इनमें एक जिप्सी करके प्रजाति होती है, जिप्सी करके आपने सुना होता। इनका मैं देख रहा था एक वीडियो, तो वो बोल रहे थे कि कोबरा का जो जहर होता है, यदि उस जहर को एक सुरमा टाइप आंखों में लगाते हैं तो उससे आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, प्लस आपका चश्मा भी हट जाता है। एक ये आयुर्वेद के साथ साथ योग का क्या महत्व है? दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, मजा आ जाएगा। आयुर्वेद और योग दोनों को मिला दो और जीवन में अपना लो, आनंद ही आनंद, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आयुर्वेद के साथ योग करना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से? है ही सही। योग तो करना ही बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद तो अपनाने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में घुसा हुआ है आयुर्वेद। हमारे जब भारतीय संस्कृति में तो शुरू से घुसा हुआ है। ये गलत मिथ है तो लोग बेकार में अननेसेसरी एक तनाव सा पैदा करते हैं। ये आयुर्वेद हर चीज ही आयुर्वेद, हम पैदा ही आयुर्वेद से हुआ है। क्योंकि हम जो खा रहे हैं चीजें, ये सब दवाएं आयुर्वेद की, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सब मेडिसिन में सब कुछ तो शुरू से खाया अपन ने, इसलिए अपना इंडियंस का मामला भी ठीक है। उस मामले आपके हिसाब से कितनी देर योग करना चाहिए एक व्यक्ति को? कम से कम 45 मिनट। और आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा कि एक्सरसाइज के लिए टाइमिंग दिया उन्होंने, उसका जो बल की क्षमता है उसका हाफ। जब उसकी सांस फूलने लगे, जब उसका पसीना आने लगे, तो वहां से वहाँ रोक दें। वहां रोकना चाहिए। एक चीज और, मैं जैन आयुर्वेद पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो एक आयुर्वेद और जैन आयुर्वेद में एक बेसिकली एक अंतर था शराब का और मांस का, जो कि जैन आयुर्वेद इस चीजों को यूज नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा था तो आयुर्वेद में मांस का और शराब का यूज करना बताया गया है। इस पे थोड़ा सा नहीं, आप ऐसा नहीं प्रकाश है। डालिए। ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आयुर्वेद आर्ट ऑफ लाइफ है ना, जीवन जीने की कला उसमें बताई। तो उसमें दोनों चीज बताई। उसमें पहले तो आपको सिद्धांत बताया कैसे जीना, लाइफ स्टाइल बताइए, रहना कैसे, सामान्य नियम क्या है, फिर इलाज बताया। तो जहाँ सामान्य नियम बताया एक सामान्य आदमी के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कह दिया कि मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, उसको कह दिया, मना कर दिया। लेकिन जब वो चिकित्सा बता रहे हैं, इलाज जब बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर जब उसको कोई बीमारी हुई है वहां पर उन्होंने उसको देना बताया। पर्टिकुलर किसी डिजीज में, सबके लिए ना। नहीं नहीं नहीं, वहां भी जैसे उन्होंने मान लीजिए कि कोई दवाई ले रहे हैं, तो आप तो ये बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से कि पेशेंट यदि शराब पी रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट बोल रहे हैं आप, ये ना बात? ना 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 ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मांस की बात कर रहे हैं पहले। मांस लेना आयुर्वेद में मना किया हुआ है, स्पष्ट मना है कि मांस नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है? नहीं खाना है, स्पष्ट मना किया है। लेकिन कुछ एक डिजीज में बताया है। जैसे जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे सांस की बीमारी है, उसमें बोलते हैं कि मछली वो वाली है तो वो उसको खाया आयुर्वेद जाए। की प्रथा नहीं है। वो कोई साउथ में चलता है वो मेथड,
वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं। आयुर्वेद प्योर वेजिटेरियन? हाँ, प्योर वेजिटेरियन है। उसमें कुछ दवाओं के साथ केवल कंडीशनल परमिशन दी गई है मांस खाने की, कंडीशनल। जैसे कौन सी बीमारी है जैसे वो? ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ, किसी ओके। के शतक्षीण हो, एक बीमारी हुआ अगर पहले के जमाने में बहुत होती थी, उसको शतक्षीण हो गया, जहाँ धातु है ही नहीं शरीर में, खत्म, एकदम लीन एंड थीन हो गया बच्चा या व्यक्ति, वहां पर उन्होंने बकायदा तरीके से बताया कि किसका मांस देना है, किस जानवर या जंतु या पक्षी का मांस है, ये तक बताया, लेकिन कंडीशनल कि इस समय खाना है आपको। बाकी सामान्य व्यक्ति के लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया, पहले ही, जहाँ लाइफ स्टाइल बताएगा सामान्यतया मांस नहीं खाना है, मद्य नहीं सेवन करना है। मद्यपान पे तो आचार्य चरक ने जो चैप्टर लिखा ना, किसी ने आज तक नहीं लिखा होगा इतना बढ़िया। मदिरा पान बोल रहे हैं आप? हाँ, मद्यपान, मदिरापान, ये पूरा चैप्टर लिखा है बहुत बड़ा, क्या तो साइड इफेक्ट्स है, क्या नहीं है, क्या उसकी स्टेजेस है। लेकिन मैं जैन आयुर्वेद वालों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आयुर्वेद में मदिरा पान से दवाइयां है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिजीज वाइज केवल कंडीशनल परमिटेड है। उसमें कंडीशनल वाइज मदिरा भी ले सकते हैं? मदिरा नहीं ले सकते, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनको अपन संधान करते हैं तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक नेचुरल अल्कोहल बनता है। जैसे कि जो आसव अरिष्ट नाम आपने कभी सुने हो, अर्जुन अरिष्ट, तो उनमें एक नेचुरली बनता है, वो उसका निर्माण विधि ऐसी है। वो अच्छा, वो एज ए शराब की उसमें तरह मिलाया बनता है? विलाया नहीं, नहीं शराब की तरह नहीं बनता, लेकिन उसमें एक कंटेंट आ जाता है कि जो उसका, क्योंकि फर्मेंटेशन करते हैं उसको अंदर जमीन में रखते हैं काफी लंबे समय तक, अनाज में रखते हैं काफी लंबे समय तक, तो तो एक तरीके से सड़ा दिया तो एक तरीके से शराब तो बनी हाँ, जाती है। वो बन गए, तो वो नेचुरल है। वो ऐसा नहीं कि भैया दो दवा इस शराब के साथ पीनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है। एक चीज मैं और इसमें जानना चाह रहा था कि आयुर्वेद और एलोपैथिक, आयुर्वेद काफी पीछे रह गया जबकि पुराना था हमारा, एलोपैथिक इतना तेजी से आगे बढ़ गया और इतना इन्वेस्टमेंट, जहां देखो, मैं एक इसमें आपको जोड़ूंगा कि जैसे कैंसर है, कैंसर के लिए इतने अस्पताल खुल रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मतलब मुझे अजीब लगता है, कभी कभी तो ऐसा दिखता है मुझे कि यार ये आप करा लीजिए, ये करा लीजिए, कोई गांठ हुई तो अरे यार कैंसर हो गया। आधा व्यक्ति तो कैंसर की बात सुनते ही उसका पूरा दिमाग खराब। डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसे ये सवाल थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसमें मैंने अभी सिद्धू जी की वाइफ का भी सुना, उन्होंने फोर्थ स्टेज को भी आयुर्वेद की तरह ट्रीट करके अपनी लाइफ स्टाइल में, भोजन में कुछ परिवर्तन करके और कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करके उन्होंने फोर्थ स्टेज से वापस वो नॉर्मल जीवन में बिल्कुल, आ गए, जो डॉक्टर बिल्कुल। कहते थे कि ये अब नहीं जी पाएंगे। तो इस पे एक थोड़ा सा प्रकाश कैंसर पे डालिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत बढ़ता जा रहा है तेजी से। देखिए, मैं वही कह रहा था कि बीमारियां तो सारी आतो लाइफ स्टाइल और डाइट से रही है। पहले उनका जीवन जो भी रहा होगा, जैसे भी उन्होंने खाया पिया होगा, कहीं से उनको कैंसर लगा, और फोर्थ स्टेज में गया, उन्होंने शायद कुछ सर्जरी वर्जरी भी कराई, रेडियो कीमो भी कराई होगी, लेकिन जैसे उन्होंने लाइफ स्टाइल बदली, ये शरीर है सर, आप 100 लोगों का स्कैन करेंगे ना कुछ छुपा हुआ मिल जाएगा इसको। जब तक उसको पता नहीं होता आदमी नॉर्मल जी रहा होता, पता होने के बाद एकदम से डिटोरिएशन क्यों आता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज घर कर गई, तो स्ट्रेस आ गया, तो जो बीमारी थी उसको स्ट्रेस ने और बूस्ट कर दी। आज आपको पता नहीं कैंसर है, भी स्ट्रेस से बढ़ता है? बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी वीक होगी ना, ओके। अगर उसको तब पता पड़ गया तो और जल्दी उसकी डिटोरिएशन होगा चीजों का। कई बार अपन कहते हैं ना, छुपा लेते हैं, नहीं बताते, तो मरीज के ऊपर है, उसने उसको तनावपूर्ण ले लिया या उससे लड़ने की क्षमता में ले लिया। ठीक तो है, डर ही जाएगा ना सर, माहौल तो इतना है कैंसर का, और कैंसर से लगता है, और वो बोल भी देता है डॉक्टर कि ये तो सिर्फ 1 महीने के और बचे हैं। डर जाएगा, नो डाउट डर जाएगा, और लेकिन कई लोग नहीं भी डरते हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई सहन आयुर्वेद कर, में इलाज संभव है कैंसर का? बिल्कुल संभव है। हर चीज कंडीशनल है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट पहले सब जगह ट्राई कर कुरा के लास्ट में ही आता है, तो उस समय फिर आपके पास बहुत कम चांसेस बचते हैं। दूसरा क्या है कि तैयार नहीं होता पेशेंट बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की चीजें, आयुर्वेद को? आयुर्वेद को, और रिस्क नहीं लेना चाहता, जबकि उसको ये समझाने की वाली बात है या उसके समझने वाली बात है। जो आप कह रहे थे ना कि भाई एलोपैथी आगे बढ़ गया, आयुर्वेद पीछे रह गया, हमें इसी में तो ये वो जोड़ना चाह रहा था कि जैसे एम्बेसडर ने अपनी कार में कोई चेंजेस नहीं किए, हम्म, लेकिन मारुति ने बदलाव करता गया और मारुति आज भी बस राज कर बस रही है। बस वही है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ तो वो मैंने आयुर्वेद आपको के प्रति? स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो
मुगल कालीन, उसको छोड़ दो, अंग्रेजों के ज़माने में बहुत महत्व मिला। फिर हमारी सरकारों में भी बहुत मदद लिया, क्योंकि पब्लिक डिमांड थी, पब्लिक का भी रुझान धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि वैद्य जी का जो एक भूमिका थी वो एकदम टोपी पहने हुए, धोती पहने हुए वैसी भूमिका बनी हुई थी। तो वो जब लास्ट में जब कुछ नहीं होता था, चलो भाई वैद्य जी के पास, वैद्य जी ठीक भी कर देते थे। लेकिन आज अब कंसेप्ट बदला, मुझे तो एक दिन में ठीक होना है, इंजेक्शन बोतल लगा के ठीक होना है। तो धीरे धीरे, और फिर इसमें एडवांसमेंट खूब हुआ, नो डाउट। एलोपैथी के साइंस से साइंटिस्ट की इनकी तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने हर चीज में एडवांसमेंट किया, हर चीज में रिसर्चेज आगे की, है ना। और पब्लिक में, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया, तो उनको बजटिंग ही इतनी है। आपके यहाँ आपके आज यहाँ आपके रिसर्च होता है? आज आप, हाँ बहुत सारी रिसर्च होती है, लेकिन आयुर्वेद में रिसर्च बहुत होता है? रिसर्च होती है, रिसर्च विंग भी डेवलप्ड है, लेकिन पैसा कितना है, बजट, बजट पे सब कुछ डिपेंड करता है, बजट। आज आप एक सिंपल सा कंपेरिजन हम करें तो एलोपैथी का हॉस्पिटल और आयुर्वेद का हॉस्पिटल की सुविधाएं और उसकी मेडिसिन की बजटिंग पे बात करें तो बहुत बहुत डिफरेंसेस है। कर रही है सरकार हमारे यहाँ, जैसे मोदी जी ने बहुत, कोरोना के बाद आयुर्वेद को वो चाहते हैं कि इसको स्थापित कर दें, है ना। राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। तो प्रयास हर प्रकार का हो रहा है, लेकिन जिस स्तर पे प्रयास होना चाहिए, जैसी योजनाएं बन के प्रयास होना चाहिए, वैसी शायद और आवश्यकता है। आपको लगता है एक रिवोल्यूशन आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और ये इसकी जरूरत है इस समय, वर्तमान समय में। क्योंकि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, या लेकिन एक पब्लिक चाहे तो एलोपैथिक क्या की नहीं तो कर एक सकती। स्ट्रांग लॉबी होती है ना, वो चाहती नहीं है कि नहीं कोई नहीं, हमारी ऐसा लॉबी में। ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। एलोपैथी वाले भी, ये तो एक एक आपस का कंपटीशन तनाव बन गया बेवजह का, कुछ लोगों का, सबका नहीं होता है। सब जैसे घर में दो लोग लड़ने वाले रहते हैं, दो शांत वाले रहते हैं, वही स्थिति है। अपन कोई पराया नहीं। एलोपैथी डॉक्टर्स को आयुर्वेद से नफरत थोड़ी हो, तो वो भी तो आयुर्वेद से पैदा हुए हैं, वो तो उनके घर की आयुर्वेद। तो मैं तो सबको भारतीय चिकित्सक बोलता हूँ, वो एलोपैथी का, आयुर्वेद का, सभी भारतीय चिकित्सक है। ये अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। तो उनके भी दादा नामा, बाबा मामा ने सबने यूज किए, वो भी यूज करते हैं, करना चाहिए। हम भी तो एक एलोपैथी यूज करते हैं। मान लो अगर किसी को इमरजेंसी होगी हमें वही आ रहा था तो हम भी, इमरजेंसी पे, यदि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो आपके पास सीधा आ सकता है? हाँ आता। आजकल तो सब सेंटर डेवलप हो गए हैं, आजकल परमिटेड है। सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 40 सर्जरी परमिट की थी। अब बात वही आती है कि सुविधाएं नहीं है यहाँ पर हमारे पास। हमारे यहाँ भी ऑपरेशन होते हैं, हम लिमिटेड जैसे आप करते हैं। किस चीज का ऑपरेशन करते हैं लिमिटेड हॉस्पिटल ऑपरेशन, में आपके? लिमिटेड ऑपरेशन करते हैं जिनमें हमें ज्यादा वो, जैसे कौन सी बीमारी? बता रहा हूँ, साधन संसाधन संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। एनेस्थीसियन चाहिए, एक एनेस्थीसिया देने वाला, वो उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो हम पाइल्स फिस्टुला के होते हैं, जो सक्सेसफुल मेथड है, जो आचार्य सुश्रुत ने कभी दिया था, षाढ़ सूत्र पद्धति, आज भी चल रहा है। उसको सारा मॉडर्न भी मानता है कि हाँ भाई ये चीज सक्सेसफुल है। उधर रिकरेंस हो जाता है, इसका नहीं होता है। तो मॉडर्न में एडवांसमेंट खूब हुआ है, लेकिन ये तो बरसों से यही चल रहा है। और ओके, आज भी ओके, आज भी खूब हजारों ऑपरेशन होते हैं, और लोग कराते हैं, इलेक्टिवली कराते आयुर्वेद से? हैं। कई कई वहां से आते हैं, साहब यार ये कराया था हमने, लेकिन ये वापस रिपीट हो गया, रिकरेंस हो गया, फिर चार सूत्र करते हैं। तो अपने अस्पताल में होते हैं, और बड़े हॉस्पिटल्स में तो सारे ऑपरेशन होते हैं, हर्निया, हाइड्रोसील वगैरह सब होते हैं। एक तो चीज में उसमें क्या है कि अपना तो कोर्स ही, उसमें नाम में ही है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। और आपको शायद पता हो नहीं हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तानियों को पता है कि आचार्य सुश्रुत फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहलाते हैं। इंडियन सर्जरी? हाँ, मॉडर्न वाले भी मानते हैं। ओके। और फादर ऑफ, एंशियंट फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी सुश्रुत ही, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का पहली बार कंसेप्ट दिया था। और उनके सुश्रुत संहिता में जब पढ़ेंगे तो उसमें फ्लैप, जो फ्लैप मेथड चलता है, यहाँ की चीज को यहाँ चिपकाना, ये फर्स्ट बार किसी ग्रंथ में अगर आया है तो सुश्रुत संहिता आज में। यूज करते हैं इन सब चीज का? करते ही है ना वो तो। अब मॉडर्न में तो प्लास्टिक सर्जरी इसी मेथड से होती है ना, किसी के यहाँ हो गया तो यहाँ से काट के यहाँ लगाते हैं। ये लेकिन पूर्व से ही हो रहा था हमारे यहाँ? पहले से हो रहा था, आचार्य सुश्रुत तो पहले से ही कर रहे एक थे। लेकिन वो एडवांसमेंट एलोपैथी की तरफ से बढ़ गया, क्योंकि विदेशों में खूब रिसर्च हुई है, सब जगह वही साइंस थी। एक तो मैं इसमें इंडिया का कोई वो नहीं है, इंडियन चिकित्सकों का वो नहीं है कुछ भी, कभी वो पसंद नहीं करते। ये तो विदेशों से डेवलप होके आ गई ना एलोपैथ तो। आयुर्वेद को तो डेवलप ही केवल यही होना था, और यहीं पर उसको दबा भी रहना पड़ा। एक चीज मैं बोल रहा था आपसे कि ये जो अपने आयुर्वेद का इस्तेमाल लोग बाग ज्यादा करते हैं, जैसे
आदिवासी तेल हो गया एक तरीके से, या फिर कोई प्रोटीन की दवाई हो गई, उसमें लिखा रहता है ये आयुर्वेदिक है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब वो यूज तो करने के लिए आयुर्वेद का नाम यूज करते हैं, और आयुर्वेद होता है या नहीं होता है। और एक ये आदिवासी तेल का क्या है, मतलब आप जो बहुत कह ज्यादा रहे थे चल ना रहा है। आयुर्वेद पीछे रह गया, तो पीछे नहीं रहा, इन एड्स में बहुत आगे बढ़ हाँ, गया। इनमें तो बहुत आगे है। आयुर्वेद का नाम लेके कुछ भी बेच दो और आप। कुछ भी बेच दो और लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं लपक के। तो ये इसी से बचना है लोगों को। आपके आसपास अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, और अच्छे से आपको संभाल सकते हो, उनसे पूछ के यूज करो, क्योंकि उसके आयुर्वेद के नाम पर काफी कुछ बिक रहा है। और वो सब एक, आप जानते हो, प्रचार प्रसार सिस्टम होता है सब जगह। तो सोशल मीडिया के बेसिस पे अपना खुद का इलाज नहीं करना चाहिए। कई लोग करते, कोरोना में कई लोगों ने किया, उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि भाई ये काढ़ा पीना चाहिए, अब उन्होंने उसमें सारी गरम गरम चीजें थी। अब कई लोगों ने पिया बिना चिकित्सक के, तो किसी का मुंह जल गया, किसी के गर्मी हो गई। अब वो बाद में लोगों ने कहीं किसी डॉक्टर के पास गए, थोड़ा होगा ऐसे ही कोई, तो उन्होंने रह गए, तो आयुर्वेद की दवाई नुकसान करती है। तो आपने लिया तो अपनी मन मर्जी से, खूब गरम गरम काढ़े पी लिए, आपने मुंह जला लिया, दोष अपन आयुर्वेद को दे। आप प्रॉपर चिकित्सक की देख रेख में लीजिए, कोई इश्यू नहीं। बहुत सारे लोग बालों की समस्याओं से बहुत हम बहुत परेशान बहुत है। परेशान है। मतलब लड़का परेशान है, लड़की परेशान है, शादियां नहीं हो रही है, हैंडसम नहीं है, मतलब पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है बालों पे केंद्रित हो गई है। तो आयुर्वेद में लोग बाग आदिवासी तेल का नाम लेते हैं, आयुर्वेद का नाम लेके तेल खूब बेच रहे हैं सर। इसकी क्या रियलिटी है, और क्या आयुर्वेद में बाल झड़ना रुक सकते हैं, या गंजा है तो बाल उग सकते हैं क्या? देखो, आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपचार न हो सके। जरूरत मैंने आपको बताई, नियम बताया मैंने, आहार विहार औषध, ये तीन फॉलो करेंगे। दूसरा क्या, मैं पहले भी बता रहा था आपको कि बाल झड़ना, जैसे गंजेपन को ले लो आप। अब ठीक है, कोई भी तेल चल रहा हो बाजार में, या बहुत सारे चलते हैं, सबके प्रचार आते हैं, केवल तेल लगाने से बाल उग जाएंगे ऐसा नहीं होता है। अच्छा। 100 में से 50 लोगों के उग सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण है उसके पीछे, बाल झड़ने के पीछे। उस कारण को ठीक नहीं करोगे, नहीं उगेंगे। 4 पेशेंट आएंगे, साहब मैंने तो फलाना तेल लगाया, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल कारण था वो तो दूर ही नहीं किया। कई बार डेंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे हैं, आपने तेल लगाया, डेंड्रफ और बढ़ेगा, और बाल झड़ेंगे, वो वापस आएगा, जान खाएगा आपकी, आपको मार जाएगा। अगर आपकी कंपनी होगी कोई तेल की, ये और झड़ गए मेरे तो। ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बाल झड़ते हैं। आप उसको कैल्शियम आयरन दे ही नहीं रहे हो, और लगा लो तेल, क्या हो जाएगा उससे? तो कैल्शियम आयरन कैसे दें बालों को? वो दवाइयां हैं आयुर्वेद में बहुत सारी उनकी, कैल्शियम आयरन की, हम लिखते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, भंगराज है, आंवला है, पुनर्नवा मंडूर है, सप्तामतलो है, बहुत सारी मेडिसिन है। अरे ये बाल ना झड़े इसके लिए क्या करें? इसके लिए बस ये ध्यान रखेंगे, तो डेंड्रफ ना होने पाए। अननेसेसरी तेल, ये जो आजकल बहुत ज्यादा तेल आ रहे हैं जिनमें से खुशबू भी हटा दी जाती है, ये भी हटा दी जाती है, तो ज्यादा गुणकारी नहीं रह पाते। न्यूट्रिशन दे पूरा, बालों को कैल्शियम आयरन चाहिए चाहिए। जैसे और एक सबसे लास्ट पार्ट है बॉडी का, जैसे एक सामान्य तरीका में आपने कहा न्यूट्रिशन और कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। चाहिए तो एक घरेलू उपाय में कौन सी चीज लगाएं या क्या खा लें जिससे बालों को कैल्शियम मिल जाए? भाई। घरेलू उपाय पूछ रहा हूँ मैं। सामान्यतः हम जो खाते पीते हैं उनमें वो सब चीजें होती है, जनरली होती है। ठीक है। अगर हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कमजोर है, या कोई ना कोई इश्यू चल रहा है, कई लोगों को डाइजेशन के इश्यू रहते हैं, उनको वो चीजें एब्जॉर्ब होकर पूरी जगह नहीं पहुंच पाती है। उन्हीं लोगों को सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। आज हम देख रहे हैं हर कोई सप्लीमेंट के पीछे भाग रहा है। जैसे आप करा लीजिए 100 जनों का टेस्ट, B12 सबके कम आएगा, सबके कम आएगा। D3 कईयों का कम आएगा। क्यों आ रहा है? कैपेसिटी नहीं है, आते अवशोषित ही नहीं कर पा रही, तो एक वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा ना वो। तो एक जो ये जो आजकल लोग बाग लगाते हैं प्याज का रस, तो लगाना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत, घरेलू उपाय पूछ रहा हूँ मैं। देखो आयुर्वेद में घरेलू उपाय और ये आयुर्वेद के प्रॉपर चिकित्सा बहुत सारे बताए हुए हैं, बहुत सारे। केवल प्याज का रस नहीं, मनमान है, खूब लेप है, ऐसे ऐसे लेप बताए हुए, 15 दिन में बाल उग जाएंगे। तो बताइए ना सर। बात वही है कि आप प्रॉपर आइए, आपका कारण समझेंगे, कारण के हिसाब से दवाई देंगे। 50 प्रकार के लेप है। आप, आपके पास ऐसे बालों के लिए आते हैं बहुत पेशेंट? पेशेंट, बहुत बच्चे आते हैं, ऐसे नए नए बच्चे बहुत आते हैं, बड़े तो आते जो आते हैं। बाल उग जाते हैं? हाँ, बाल उग जाते हैं, क्यों नहीं उगते? बाल उगते हैं। आजकल तो हम एक और क्रिया करते हैं,
एक नीडलिंग करते हैं, जिसे हमारे विद्यक्रम बोलते हैं, विद्यक्रम। विद्यक्रम। विद्यक्रम जो कि सुश्रुत ने लिखा है, आजकल वो बड़ा फेमस कर दिया लोगों ने, वो एक्यूपंक्चर के नाम से। विद्यक्रम है अपना आयुर्वेद का मेथड है, उसमें हम कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें वो करते हैं नीडलिंग, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और निश्चित रूप से बाल उगते हैं। कई लोगों कई मिलवा देंगे हम आपको। हाँ सर, हमारे लेकिन तो कई दोस्त हैं जो बालों से मतलब सर्जरी चीड़ फाड़ करके बाल उगाने गए थे, कुछ थोड़े टाइम वो भी आया दिक्कत है। लेकिन फिर नहीं आए बाल। मैं वही कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियली केवल शोबाजी के लिए मत करिए। एक तो समय पर सचेत होना, आपने पूरा झड़ा लिया, पूरी रूट खत्म हो गई, फिर आप आए, कोई मतलब नहीं निकलता। फिर भी निकलता है, उनका भी निकलता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन समझना पड़ेगा कारण, उसका निवारण करेंगे, होता है नो डाउट, ये बहुत तो सारी चीजें। ये तो आपने गंजों को काफी उम्मीद जगा दी एक नहीं नहीं, तरीके से। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक एग्जांपल दूं। हाँ अ, दीजिए। आप कभी घर आना मेरे, और मेरे पिताजी के आज के 10-15 साल पहले वाली फोटो देखना आप। वो बीच में से पूरे मतलब उनके गंजे थे, वो साइड से बाल थे बस। आज देखना उनके बीच का पूरा बराबर सारे काले, साइड से सफेद बाल आगे, हम नए आए उनके, ताजा है। आयुर्वेद वो में आयुर्वेद की दवाएं बहुत सारी, ऐसा नहीं कि हमने उनको बालों के लिए कोई दवाई दी, वो शुरू से खाते ही आयुर्वेद, इतनी खाते हैं। और कभी कभी कोई वो नहीं करते गिला शिकवा। अभी उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, आयुर्वेद से बहुत जल्दी ठीक हुए। क्या तो एज है उनकी? 80+। बाल काले हैं क्या? काले हैं, यहाँ बीच के डाई काले नहीं करते? हैं। नाई का क्या काम है उनका, साइड के सफेद है जो थे पुराने, नए जो आए वो काले आए। सारे? ये मैं खुद सरप्राइजिंग था, मेरे लिए सरप्राइजिंग। तो आयुर्वेद में बहुत शक्ति तो है। और एक एक दवा मैंने कहा ना आपको, एक दवा पर्टिकुलर नहीं, जैसे वो उनके कब्ज रहती है, वो त्रिफला वगैरह हरड़ वगैरह लेते हैं, तो त्रिफला केवल एक कब्ज को ठीक कर रहा हो ऐसा नहीं है आयुर्वेद में, वो 50 काम करता है। वही त्रिफला आंखों के लिए भी काम करता है, वही त्रिफला इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, वही त्रिफला दस्त भी लाता है, वही त्रिफला भूख भी बढ़ा, बहुत सारे काम है। एक चीज इसमें, एक चीज जहाँ ये जो आजकल के यूथ हैं उनके मैं देख रहा हूँ बाल झड़ते हैं, दूसरे वाइट बाल भी बहुत हो जाते हैं। वही इसके न्यूट्रिश पीछे रीजन वही क्या रहता चीजें सर, बहुत सारी रीजन है। मैंने कहा ना, एक कारण नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, तनाव। है? बालों पे भी तनाव का भी असर है क्या? क्यों नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस से झड़ते, ओवर थिंकिंग से झड़ेंगे। पित्त प्रकोप अगर किसी के शरीर में है, अगर वो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, उसके बहुत जल्दी झड़ेंगे। स्पाइसी फूड? डाइजेशन के इशू है, जिसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच, उसके झड़ेंगे, एक सर मैं वो दिक्कत है। देख रहा था, बाबा रामदेव जी यूं यूं करते हैं बालों के लिए, अब वो बताया था। योग योग की क्रिया है, उससे फर्क इससे भी पड़ता है, फर्क फर्क पड़ता पड़ता है योग की है? उग क्रिया। जाते हैं बाल? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा खुद का प्रयोग नहीं किया हुआ है, उनका अनुभव है वर्षों का, उन्होंने कहा है, तो हो सकता हो है। सकता एक जो ये मैं आपको पूछ रहा था, ये जो बंजारा लोग होते हैं इनमें एक जिप्सी करके प्रजाति होती है, जिप्सी जिप्सी करके आपने सुना होता। इनका मैं देख रहा था एक वीडियो, तो वो बोल रहे थे कि कोबरा का जो जहर होता है, यदि उस जहर को एक सुरमा टाइप आंखों में लगाते हैं तो उससे आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, प्लस आपका चश्मा भी हट जाता है। ऐसा वीडियो आया था, मैंने देखा था देखा था, मैंने। और जी ये जी। लोग काफी सालों से इसको यूज कर रहे हैं, और कई छोटे छोटे उपाय हम लोग यूज करते हैं। तो इसको आयुर्वेद मानता है, नहीं मानता है, और साइंस भी मानता है या नहीं मानता है? देखिए, आज के जमाने में ये मॉडर्न इरा है, ठीक है, 5,000 साल पहले की आयुर्वेद है, वो चल रही है, वो शाश्वत है, उसमें कुछ भी कोई गलत नहीं लिखा। लेकिन उस समय कई चीजें ऐसी चलती थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। वहाँ लिखा भी है, जब सर्प काटने का इलाज भी लिखा है संहिता में, तो वहाँ सर्प से वापस कटाने का, या हाँ। उस सर्प को काटने का, व्यक्ति जाके तुरंत उस सर्प को काटे। तो ऐसी चीजें थी जो अब तो फिजिबल नहीं है, उन चीजों को। इसको साइंस मानता है? नहीं, उन चीजों को देखो, एक तो बहुत ज्यादा अपन आज की इसको उससे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कई चीजें आयुर्वेद के अनुसार, कई चीजें द्रव्य, गुण, कर्म, वीर्य, प्रभाव, प्रभाव से भी काम करती है। आपने ये अपन चूंकि अध्यात्म को भी मानते हैं, आपने कोई नग पहना, अपन मानते हैं ये प्रभाव से काम करेगा। वैसे ही आयुर्वेद में काफी सारी चिकित्साएं ऐसी हैं। आपको लगता है कि एक विश्वास भी एक बहुत बड़ी चीज बहुत होती है? बड़ी, ये तो खुद WHO बोलता है, इसमें तो किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप काउंसलिंग कर दो पेशेंट की, 40-50% पेशेंट ऐसे ठीक हो जाएंगे। WHO बोलता है, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ हूँ। काउंसलिंग से ही? काउंसलिंग से उसको ढंग से एक काउंसलिंग कर दो, और एक कुछ भी आप समझाने के लिए छुटपुट वो दे दो, होता है, नो डाउट फर्क पड़ता है।
एक सर ये आयुर्वेद में गैस्ट्रोलॉजी पर भी उपचार संभव है? हाँ, उसी पे पीएचडी की है हमने। आपने? हाँ बिल्कुल। तो एक इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा, और एक पीएचडी किस तरीके से आयुर्वेद में होती है? क्या जैसे बताता हूँ, एलोपैथिक की तरह एक बताता प्रोफेसर हूँ, को लेके बताता करना पड़ता है, हूँ, बिल्कुल। या क्या चीज रहती है? देखो, कोर्स जैसे एलोपैथी में होते हैं, पहले यूजी, जिसे वहाँ एमबीबीएस बोलते हैं, आयुर्वेद में बीएमएस बोलते हैं। फिर पीजी, वहाँ भी एमडी बोलते हैं, यहाँ भी एमडी बोलते हैं। जो सर्जरी में करते हैं उनको एमएस बोलते हैं। सेम है दोनों। उसके बाद वहाँ एसआरशिप वगैरह होती है, यहाँ पीएचडी होती है। तो सेम है। उसी तरीके से आपके कोई प्रोफेसर गाइड रहेगा, कोई को गाइड रहेगा, वही बकायदा आपके 100 या 60 पेशेंट्स लिए जाएंगे, उन पे उस दवा को देखे देखा जाएगा, उसके प्री टेस्ट होंगे, पोस्ट टेस्ट होंगे, फिर वही स्टेटिक्स से रिजल्ट निकलेंगे। पूरा मेथड वही है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने नियम कर दिया है कि आपको जो अपनी ये सीटीआरआई है, इससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। कोई भी रिसर्च करोगे, वो आयुर्वेद का करे, एलोपैथ का करे, तो एक संस्था है, उसमें रिसर्च का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, सारे प्रोटोकॉल जमा होते हैं, उसके बाद परमिशन मिलती है, फिर आप रिसर्च कर पाते हैं। तो चल रही है, सेम रिसर्च, सेम मेथड है, पीएचडी सेम तरीके से ही होती सेम है? तरीके से होती है। एमडी भी सेम तरीके से होती एक कमर दर्द साइटिका है। का जो तो पेन होता उसका है वो बहुत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी खतरनाक। की बात रही थी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात कर रहे थे अपन। देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या है, जैसे बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत लोग परेशान है, कब्ज के बहुत मरीज आते हैं ना, जैसे कब्ज के बहुत कब्ज के बहुत परेशान। मरीज आते हैं, एसिडिटी के बहुत और मरीज मैं आते ऐसा मानता हूँ कब्ज और एसिडिटी ही बहुत सारी बीमारियों हैं। का कारण है, बहुत जन्मदाता है। बहुत बड़ा कारण है। लेकिन लोग समझते नहीं है कि ये कब्ज ही है। कब्ज, अब कई बार आजकल ये और स्थिति है कि चिकित्सक भी नहीं समझते हैं कि ये कब्ज है, कब्ज की दवा दे देते हैं। और कई बार उसके आराम नहीं होता, थोड़ा शुरू में वो काम करती है, फिर नहीं काम करती। लेकिन ये देखना आवश्यक है कब्ज हो क्यों रहा है। कब्ज का कारण, बहुत सारे कारण है कब्ज के। कुछ बीमारियां कब्ज का कारण है। जैसे आपके ग्रहणी एक रोग है हमारे आयुर्वेद में, जिसको आप आईबीएस से कोरिलेट कर सकते हो, कोलाइटिस से भी कर सकते हो। वो दो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं मॉडर्न की दृष्टि से देखा जाए तो, जिसमें कुछ खाते ही लेटरिन जाने की स्थिति रहती है, पेट दर्द वगैरह, ये वो ना। कोलाइटिस ऐसी बीमारी है, हाथों में सूजन आ गई। अब बहुत ज्यादा रेमेडी नहीं है, बहुत ज्यादा उपचार नहीं है, बहुत परेशान रहता है इसका रोगी। लीन एंड थीन होता चला जाता है, होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, ब्लड आ रहा है लेटरिन में, पस आ रहा है लेटरिन में। जैसे अमीबोसिस होती है, उसमें जैसे आँव या चिकनाई आती है लेटरिन में, लेकिन मल बाहर नहीं निकलता। अब उसको कब्ज मान के बाजार से कब्ज की दवा लिया है, लेकिन वो और नुकसान करती है। तो प्रॉपर कोच पे इलाज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका बहुत अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के इलाज हो तो भरा हुआ है आयुर्वेद। और अपने पास अच्छी दवाइयां हैं जो कि काम कर सकती है, बहुत अच्छा फायदा करती एक चीज लास्ट दौर में है वार्ता के अपन, आयुर्वेद अस्पताल खोलना क्या फायदेमंद है? है। हाँ, ऑब्वियसली आजकल मैं रुझान एक बढ़ा है। प्राइवेट के हिसाब से आप सोचता हूँ, प्राइवेट की बात क्योंकि कर रहा हूँ। लोग बाग क्या एलोपैथिक के हॉस्पिटल करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं और फिर उससे पैसा जनरेट करते हैं। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था, इकोनॉमी देख रहा था कि आयुर्वेद अस्पताल खोलना भी एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नहीं, देखिए, मैं कहूँ एक मैं थोड़ा सा शब्द तो गलत यूज कर रहा हूँ बिजनेस का, ऐसे लेकिन नहीं। देखिए जो पैसा लगाएगा वो चाहता तो है देखो, कि पैसा निकले। क्या होता है कि ये जबकि सेवा का एक काम है। आयुर्वेद में जब पहली बार एडमिशन होता है ना बालक का, बड़ा अपरिपक्व सा बच्चा होता है वो, जो नीट पास करके जाता है, भोला भाला होता है। ये सब तो बाद में होता है, फिर वो प्रोफेशनलिज्म में आता है। तो उसको पढ़ाई जाती है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। आप जब पढ़ेंगे उसका आधा पाठ केवल नियमों से ही भरा हुआ है, तो उसको शुरू से ही सेवा भावी बना दिया जाता है। तो वो कुछ ऐसा करके वो कमाए, वैसा उसमें गुण रहता ही नहीं। उसका सेवा का ही गुण उसमें ज्यादातर आता है, मैक्सिमम। मतलब हमारे एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेद नहीं, के डॉक्टर में बहुत अंतर अब आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा इस मामले में, प्रोफेशनलिज्म के मामले में। वो क्योंकि उनको, कॉमर्शियल रहेंगे और ये हाँ, सर्विस इनको रहेंगे, नहीं, सेवा। ऐसा नहीं कह सकते। एलोपैथी के डॉक्टर भी बहुत अच्छे सेवा भाव रहते हैं, बहुत आप सेवा कुछ करते हैं। सर एलोपैथिक से मुझे लग रहा है कोई सवालों से कट के निकलना चाहते हैं। नहीं नहीं, निकलने का ऐसा कुछ भी नहीं। जो सच है हम तो सामने देखते हैं। मेरे घर में आयुर्वेद के लोग भी हैं, मेरे घर में एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं। और मैंने तो कई ऑर्गेनाइजेशंस देखे जिनमें साथ काम किया है। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने आते हैं हमारे पास, जहाँ जरूरत होती है हम पूछते हैं उनसे। तो ऐसा भारतीय ही है सब। भारतीय चिकित्सा को आगे बढ़ाना है। एलोपैथी तो आगे बढ़ गया क्योंकि विदेशों ने भी उसको आगे बढ़ाया है। उनको एड मिली है बहुत बड़ी, एडवांसमेंट मिला है, टेक्निक मिली है। सब डेवलप विदेशों में ही तो हुआ है।
है ना। तो उनको तो मिल गया, अब हम कहते हैं कि भाई आप सब मिल के आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाओ, इसमें कहीं कोई कमी हो, कोई टेक्निक चाहिए हो, तो हम आईआईटी से भी हम हेल्प ले रहे हैं। अभी एक नया वो बनाया है, नाड़ी चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, कुछ मुंबई पुणे आईआईटी से मिलके कर रहे हैं, है ना। तो कई प्रकार की हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई सभी मिलके इसको आगे, अपने देश की चीज है, ये पराई चीज थोड़ी है, घर अपनी खुद की है। तो होंगे अपन बिजनेसमैन, होंगे होंगे अपन कोई एलोपैथी के डॉक्टर होंगे, होंगे अपन आयुर्वेद के होंगे, ये अपनी चीज है, इसको अपन सबको आगे लेके बढ़ना एक है। सिंपल। आयुर्वेद को यदि डॉक्टर बनना है तो कितने करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं? बहुत सिंपल, नहीं इतना करोड़ों का कोई सवाल ही नहीं है। आप तो नीट जैसे के एलोपैथिक में तो सर करोड़ों रुपए नहीं में नहीं, डॉक्टर बनता है। देखो वो मैनेजमेंट सीट की बात होती है, दोनों का प्रवेश का तरीका सेम है, सेम एग्जाम है, नीट, नीट देना है आपको। आयुर्वेद में भी नीट ही देना आयुर्वेद दोनों का एक ही एग्जाम है वो, दोनों के लिए। जो हायर परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं वो एमबीबीएस में चले जाते हैं, जो थोड़े लोअर होते हैं या उन हायर में भी कुछ लोग आयुर्वेद में आ जाते हैं, कुछ लोग वेटरनरी में चले जाते हैं, सॉरी कुछ लोग डेंटल में चले जाते हैं, कुछ लोग होम्योपैथी में चले जाते हैं। उसी एक टेस्ट से क्राइटेरिया बनता है, जिनके अच्छे नंबर होते हैं उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, बहुत कम पैसा है, 2-3 हजार रुपए मात्र हाँ, महीने का, गवर्नमेंट में है तो ना। कुछ लोग प्राइवेट, मैनेजमेंट सीट कुछ की लोग बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट सीट में जाते हैं प्राइवेट में, तो वहां थोड़ा ज्यादा है। नहीं, यहाँ यहाँ ऐसे यहाँ दो से मैनेजमेंट तीन सीट, लाख रुपए मैनेजमेंट सीट आयुर्वेद में भी रहती है, हाँ, वही पूछ रहा हूँ। 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर की फीस है इधर, उधर तो बहुत ज्यादा है, मतलब उधर करोड़ों में आप डॉक्टर बन सकते हैं, इधर लाखों में लाखों भी में डॉक्टर बन सकते बन हैं। सकते हैं जी। एक चीज लास्ट सवाल सर मेरा रहेगा, अब अंतिम दौर में है। ये शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं और सब लोग शादियों में जाते हैं। शादियों में 100, 150, 200 तरह की वैरायटियां रहती है और आदमी चाहता है कि उसकी शादी में गया हूँ तो कई तो रिसर्च करने ही जाते हैं कि तूने क्या बनाया, क्या खाया, उसके यहाँ टेस्ट क्या है। तो आपके हिसाब से क्या सभी चीजों को चखना चाहिए, खाना चाहिए, या क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए देखो शादियों के हिसाब से? मैं वही कहता हूँ कि आयुर्वेद एक भारतीय विज्ञान है, इसको आप अननेसेसरी इसको विरोध में मत रहिए। इसमें जो नियम बताया है, इसमें इसके लिए बहुत अच्छा नियम बताया है, विरुद्ध अध्याय, विरुद्ध आहार का नियम बताया है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी चीजें संग नहीं खानी है। अच्छा। जनरली गलती क्या करता है आदमी, खीर भी खा रहा है, रायता भी पी रहा है, वो आपको आज न कल निश्चित रूप से नुकसान देगा, बहुत बड़ा वाला नुकसान देगा। इसी को मतलब आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा है। वापस बताइए, क्या चीज एक साथ नहीं खानी चाहिए? खीर और रायता ये दोनों एक साथ खा नहीं खाना लोग चाहिए? खाते हैं। अच्छा। आजकल एक नया ऐसे और कंसेप्ट आ क्या गया, चीज है? आइसक्रीम में गुलाब जामुन रख के खा रहे हैं, हाँ, ये तो खा रहे बहुत हैं, खा रहे हैं। गर्म और ठंडा मिक्स करके खा रहे हैं, नुकसान होएगा, आज न कल होएगा। ये कर नहीं लो, खाना चाहिए। कर खा के देखो आप, आपकी जो ये बढ़ रही है बीमारियां क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने नियमों को कहीं ना कहीं त्याग दिया, स्वाद के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, यही हो रहा है। तो इन चीजों से बचना है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो है उस हिसाब से आप खाइए। खाते थे हमारे पुराने लोग, 12-12, हाँ, पहले 15-15 लोग रोटी खाते थे, घी भी अब भी जबरदस्त खाते पी हैं खाने लेते थे वाले। और घी भी हाँ खाते पीते थे। थे, तो उनकी और उनकी कैपेसिटी थी, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आज खाइए। घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाओ ना, बच्चा शुद्ध घी कहाँ मिल रहा है, वो मिलना चाहिए आपको, कोई मना नहीं है। शुद्ध गाय का घी खाइए, नुकसान नहीं करेगा, फायदा अच्छा, ही एक करेगा। चीज वो मैं आपसे एक देसी चीज, गाय और होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। एक चीज और दूध का बहुत इश्यू चल रहा है हम्म। कि दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। 3 साल की उम्र तक के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद के लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। मतलब आप दूध के बारे में क्या बोलना चाहिए देखिए कि? दूध अमृत है, नो डाउट, छोटे बच्चे के लिए अमृत है, नो डाउट, छोटे बच्चे के लिए। प्लस जो क्रश है, जो बीमार है, जिसको कोई दवा देनी है, उसके लिए भी दूध एक अच्छी चीज है। दूध होना कैसा चाहिए, गाय का होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। धीरे धीरे अब जो दूध आ रहा है, एक तो ये पचता नहीं नहीं, जैसे मेरे घर में गाय है है। और मैं गाय को अच्छा खिला रहा हूँ, मैं उसी का गाय का दूध मेरे निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल। बड़े लोगों के लिए आवश्यकता नहीं होती दूध की, वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पीना चाहिए। मतलब एक कोई एडल्ट को दूध हाँ, नहीं कोई पीना कोई चाहिए? कोई ऐसा नेसेसरी वाली चीज नहीं है। अब आज हमारा पेशेंट आया, उसको शुगर जा रही 350, एक आया था, आज ही आया था, 15 दिन पहले आया था, उसको दवाई वाई दी, थोड़ा ही उसको फर्क पड़ा, अंग्रेजी दवा नहीं ले रहा, 250 करीब 300 करीब थी, आज 250 करीब लेके वो वापस आया 10 दिन बाद। हमने उसका पूछा, तो वो दूध भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, पनीर भी खा रहा है, और रोटी भी गेहूं की चल रही है। तो हमने जो उसको डाइट चार्ट दिया, उसने कुछ फॉलो ही नहीं किया।
तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप बंद करा दीजिए, आप गेहूं बंद करा दीजिए, शुगर खत्म कर लीजिए, हो जाएगी। ओके। मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। शुगर में, हाँ, मतलब मोटापे शुगर में में पड़ेगा। पनीर, दूध से बनी हुई पनीर नहीं, चीजें। फैट, जितना भी कार्ब है जो आपको जाकर फैट बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की शुगर मानी है ना मॉडर्न में, है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो टाइप 2 है उसमें क्या हो रहा है, उसमें लीवर पे फैट जम गया, तो वो आपकी जो इंसुलिन है, इंसुलिन तो है वहां पर, वहां इंसुलिन की कमी थोड़ी हुई है, इंसुलिन है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है। वो उस ग्लूकोज को जो आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट नहीं करवा पा रहा है, सेल्स में नहीं भेज पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ फैट का डिपोजिशन हो गया। तो उस डिपोजिशन को कब हटाओगे आप? जब फैट खाना कम करोगे तब तो वो गलेगी। अब फैट अपन खा रहे हैं रोज, तो वो जो पहले का स्टोर्ड है वही नहीं खत्म हो रहा, एक और ये और फास्ट फूड जमता के जा बारे रहा में, है। नहीं खाना चाहिए, नो डाउट, कोई मतलब ही नहीं। मतलब कभी भी नहीं हाँ, खाना नहीं चाहिए। खाना चाहिए, कभी भी नहीं। वो कभी आज तो खा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो वो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो आगे तक जाता है। क्योंकि आप ये देखिए ना, फास्ट फूड बना कौन रहा है और किस तरीके से बना रहा है? स्वाद में तो खा रहे हैं ना। आप देखो ना, क्या क्या मिल रहा है, जाने क्या क्या मिल रहा है, पता नहीं कौन कौन से लिक्विड हाँ, डाल रहे हैं, केमिकल पता नहीं पता क्या नहीं क्या क्या क्या, चीज है पता उसमें। नहीं ना आपको क्या क्या मिल रहा है, और टेस्ट उसको इतना बना दिया जाता है। आप पेटीज देखिए, पेटीज जो खाते हैं आप, कई बार देखा होगा मैंने, बच्चे बनवाते हैं जब, उसमें पत्ता गोभी वगैरह, हालांकि वो सब चीजें ठीक है, लेकिन किस तरीके से मिलाई जा रही है, उनके हाथ देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं तो डाइजेस्टिव इशू आने ही है साहब। तो लाइफ स्टाइल जो बताइए, एक बार सभी लोग जो आपके दर्शक भी अगर हैं, आयुर्वेद का चरक संहिता के कुछ वो केवल चिकित्सकों के लिए नहीं बनी है, उसको पढ़िए तो सही, और अपना खुद का ज्ञान है वो, तो उसको आगे बढ़ाइए, फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। चलिए सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी आप मच। मेरे पॉडकास्ट में आए। जी, देखते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि शुगर कैपिटल से इंडिया निकले, और नहीं ये निकल बहुत। जाएगा, मैं फिर कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, आयुर्वेद और योग को और परिश्रम को अपनाइए, नियमों को अपनाइए, खाने के नियम, भोजन को कम कट कट करना ही पड़ेगा, नो डाउट। क्योंकि कई लोग हमारे ऐसे हैं कि साहब खाना खाए बिना नींद नहीं आती, जबकि जरूरत ही नहीं है ना। हमें जितना कैलो मॉडर्न के दृष्टि से देख लीजिए आप, आयुर्वेद नहीं, मॉडर्न की दृष्टि से देख लीजिए, जितना किलो कैलोरी खाना है वो तो सुबह के खाने में ही खा लिया, फिर दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, दिन में दो चाय भी पी रहे हैं, फिर कोई आ गया तो एक मिठाई का पीस भी चल रहा है, प्रसाद भी दिया भगवान का, वो तो सब मिलके तो कहाँ जाएगा? कैसे ठीक, कैसे नहीं बनेंगे डायबिटीज कैपिटल? बनेंगे। तो करके देख लीजिए, और जहाँ इमरजेंसी हो, वहाँ जो आवश्यकता पड़ती है वहाँ वो ले लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।